हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में इग्नू जो एमए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, हिस्ट्री सब्जेक्ट है आपके पास। देखिए, जो आपका एमएचआई 102 सब्जेक्ट है आधुनिक बेस, इसके क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में कराने जा रहे हैं। और ये क्लासेस हमारी जो होने जा रही है क्लासेस 5। इससे पहले हमने 4 क्लासेस अपलोड कर चुके हैं, नहीं देखा देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए, अगर इस पीडीएफ को किसी भी स्टूडेंट को परचेज करना है तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर है, जो कि आपके पेपर के अकॉर्डिंग बनाए गए, प्रीवियस ईयर के आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन इनमें से आपके पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको अभी तक हमने आपको टोटल कितने क्वेश्चन 7 क्वेश्चन क्लासेस 4 के अंदर करा दिए। ठीक है, तो क्लासेस आप 1 से 4 देख लीजिएगा, 5 है। तो ये सारे क्वेश्चन जो भी आपके ऊपर जा रहे हैं, ये सारे के आंसर हमने कंप्लीट करा चुके हैं। तो इस वीडियो का जो क्वेश्चन होगा वो आपको बता देते हैं। तो देखिए, यहाँ से तो आपको क्वेश्चन कराना है। इससे पहले जितने भी 7 क्वेश्चन हमने करा दिए, लेकिन देखिए इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर जो 18 है ना आपका लास्ट को क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का आंसर कराएंगे। क्योंकि एक स्टूडेंट का हमारे पास कमेंट आया था कि मैम शॉर्ट वीडियो के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है ना आपके शॉर्ट नोट्स के अकॉर्डिंग, उस पर बनाइए वीडियो। क्योंकि टाइम कम है, उसमें से आपके पेपर में 20 नंबर के आते हैं। अगर 2 शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चन आ गए तो 40 नंबर का होगा, और एक आता है तो आपके टोटल कितने का 20 नंबर का हो जाता है। क्योंकि एक क्वेश्चन में 2 पॉइंट आपको तो लिखने ही होते हैं। तो अगर 2 क्वेश्चन आते हैं तो 4 पॉइंट आपको लिखने होंगे, तो 40 नंबर के आपके क्वेश्चन बनते हैं ना। तो इसमें आपको एक चीज़ दिखाते हैं। तो देखिए गाइस, हम क्वेश्चन नंबर जो 18 इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें क्या है कि जो हमने कुछ पॉइंट लिखे हैं, इसमें आपको संक्षिप्त टिप्पणी करना है। संक्षिप्त टिप्पणी मतलब शॉर्ट नोट्स आप कह सकते हैं। कम से कम आपको पेजों में इसमें मतलब 250 शब्दों में लिखना होता है। तो 250 शब्द कितने में, 2 से 2.5 पेज के बीच में आपको लिखना होगा। इससे ज़्यादा नहीं लिखना होगा। ठीक है, 2 से 2.5 पेज के बीच के अकॉर्डिंग आपको इसमें लिखना होगा। 2 पेज भी लिखेंगे तो काफ़ी होता है इसके लिए, क्योंकि 250 वर्ड एक पेज में आराम से आपके 125-20 पेज के अकॉर्डिंग वर्ड आ जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट है। देखिए, सभी पॉइंट के अकॉर्डिंग जितने भी आपको यहाँ पॉइंट दिख रहे हैं, इसमें के आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब देखिए, अगर आप चाहते हैं कि सारे आंसर एक्सप्लेन वीडियो मतलब जैसे मिले, तो उसमें आपको कम से कम ये वीडियो 2 से 3 घंटे की हो जाएगी। ठीक है, तो अपलोडिंग करने में नेट ज़्यादा लेता है, तो अपलोड नहीं हो पाएगा एक साथ। तो देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कुछ क्वेश्चन के जो आंसर है ना एक्सप्लेन कर देंगे, और कुछ के जो आंसर आपको हम दिखा देंगे, जिसके ज़रिए आप वीडियो को रोक के और उसके आंसर आप खुद से रीड करके समझ सकते हैं, या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, इससे आपका ये होगा ना, देखो, एक तो आपका टाइम भी बचेगा, और ऊपर से आप ये कर सकते हैं कि आपको खुद से समझ भी आ जाएगा, क्योंकि खुद से और अच्छे से समझ में आता है, आप खुद से पढ़िएगा तो। ठीक है, तो क्योंकि ये इसलिए हम दिखा रहे हैं, कई स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो वीडियो ही देखते हैं, पीडीएफ नहीं लेते, तो उनके लिए आंसर देख पाना मुमकिन नहीं हो पाएगा अगर हम नहीं दिखाएंगे। तो फिर आप यही है कि पेपर में इनमें से क्वेश्चन आ गए आपके पेपर में, तो फिर आप आंसर कहाँ से लिखेंगे, आपको पता ही नहीं होगा। तो फिर कहेंगे कि मैम कोई क्वेश्चन का आंसर आया ही नहीं है आपका। तो इसीलिए ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या वीडियो की स्पीड भी कम करके आराम से इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो आप में आधुनिक विश्व में लोकतंत्र की उत्पत्ति के अकॉर्डिंग आपके पेपर में क्वेश्चन आए तो ये लिखना है। देखिए, जो ये कितने ये क्वेश्चन है ना, एक टाइप से आपके पेपर में इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ, लेकिन ये वो लॉन्ग में भी घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि क्या पूछा जा रहा है। तो इसमें हम बीच बीच में कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये वाला आपका क्वेश्चन यहीं तक है। देख सकते हैं, ये आपके 2 पेज के अकॉर्डिंग, अगर आप इसे लिख 1 पेज के अकॉर्डिंग अगर आप खुद से लिखेंगे, ये 2 पेज से ज़्यादा का हो जाएगा, क्योंकि जो पीडीएफ में ना आपको स्पेस कम दिख रहे होंगे, और जब खुद से लिखते हैं तो आराम से ये जो आपको इतने 4-5 लाइन दिख रही है, यही आपके 10 लाइन के बन जाएँगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पॉइंट है जो इसका एक्सप्लेन वीडियो बनाते हैं। तो पॉइंट आपका सेकंड है, कल्याणकारी राज्य। कल्याणकारी राज्य एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सरकार अपने नागरिक के आर्थिक और सामाजिक कल्याण की सुरक्षा और में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो देखो, इसमें ये जो कल्याणकारी राज्य एक ऐसी राज्य व्यवस्था होती है जिसमें सरकार क्या कहती है, जो उनके नागरिक होते हैं ना, उनकी भलाई के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सामाजिक जीवन आर्थिक जीवन के लिए उसमें भूमिकाएं निभाती है। ठीक है,
इसमें आमतौर पर जीवन, स्वास्थ्य, देखभाल, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के बुनियादी मानकों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संवैधानिक नीतियाँ शामिल होती हैं। तो इसमें जो संवैधानिक नीतियाँ होती है, मतलब कि जैसे नियम कानून होते हैं, ठीक है, किस लिए जो आपकी मतलब कि आपकी देखभाल के अकॉर्डिंग, आपकी शिक्षा के अकॉर्डिंग, आपकी सामाजिक सुरक्षा के अकॉर्डिंग, आपकी जो भी चीज़ें बुनियादी, उन सभी की चीज़ें के अकॉर्डिंग संवैधानिक नीति तैयार की जा सकती है कि जिसके अकॉर्डिंग ये कार्य करते हैं और आप पर निगाहें रखते हैं और आपकी समस्या का हल करते हैं। कल्याणकारी राज्य की उत्पत्ति तो कैसे हुई है, तो देखते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन है तो लॉन्ग में भी आ सकता है, ये नहीं कि शॉर्ट है, तो ठीक है, पॉइंट को आपको ध्यान से देखना है। कल्याणकारी राज्य के विचार को 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में प्रमुखता मिली, जो औद्योगिकरण, शहरीकरण और श्रमिकों के आंदोलन के उद्देश्य जैसे विभिन्न कारकों से प्रेरित थी। तो आपको पता चला कि ये इसका जो उत्पत्ति कब हुई है, 19वीं और 20वीं शताब्दी के बीच में, आप कह सकते हो। यह शहरीकरण होते हैं, इन आंदोलन के अकॉर्डिंग इसके विभिन्न जो कह सकते हैं आप कारकों से द्वारा ही प्रेरित किया गया था, ठीक है। सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों के जवाब में सरकार ने सामाजिक सेवाएं प्रदान करके और क्षम नियम बनाकर हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। तो देखो इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो सामाजिक और आर्थिक चुनौती होती है, इसके अकॉर्डिंग उन्होंने, सरकार ने क्या किया, जो सामाजिक सेवाएं बनाई गई, जिसके कारण नियम बनाकर उनके जो उसमें दखल अंदाजी करना शुरू कर दिया, इसका मतलब, ठीक है। प्रमुख घटक कल्याणकारी राज्यों में आम तौर पर होगा, यहाँ आम तौर पर लिखा होगा, गलत लिखा है, ठीक है। आम तौर पर बेरोजगारी, लाभ, स्वास्थ्य, देखभाल और शिक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा जैसे सार्वजनिक कार्यवन शामिल होते हैं। तो देखो इसमें मतलब जैसे कल्याण के अकॉर्डिंग आपके क्या आता है, जो राज्यों की ओर से आपकी बेरोजगारी को देखेगा, उसमें क्या लाभ होगा, जो आपके देखभाल के अकॉर्डिंग, शिक्षा के अकॉर्डिंग, जितने भी सुरक्षा होते हैं, उसे सामाजिक अकॉर्डिंग कार्यक्रम में शामिल करता है, ठीक है। उनका लक्ष्य नागरिक को सुरक्षा जाल प्रदान करके गरीबी, असमानता और सामाजिक अशांति को कम करना है। तो उनका मकसद, आखिर लक्ष्य क्या होता है कि जो व्यक्ति है उसको गरीबी से दूर किया जाए, उनकी असमानताओं को कम किया जाए, उनमें सामाजिक में जो भी अशांति है उसे कम किया जाए, उनको शांति दी जाए, ठीक है। कल्याणकारी राज्य नीति सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों से लेकर साधन, प्रशिक्षण, साहित्य कार्यक्रम तक विभिन्न रूप से ले सकती है। तो देखो गाइस, इसमें कहा जा रहा है कि जो आपकी नीतियाँ होती है कल्याणकारी राज्य द्वारा आपके स्वास्थ्य देखभाल, इसके अकॉर्डिंग एक साधन के रूप में आपके कार्यक्रम को वो देखती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विवाद को अकॉर्डिंग है। कल्याणकारी राज्यों का समाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, तो जो समाज है उस पर बहुत ही ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। उन्होंने जीवन स्तर में सुधार किया, जो लोगों के जीवन होते हैं उसमें भी सुधार किया गया। गरीबी कम की, इन्होंने क्या किया, गरीबी कम की, मतलब एक अच्छा कार्य किया समाज के अकॉर्डिंग, आप कह सकते हैं। सामाजिक स्थिरता में योगदान दिया, जो समाज में होते हैं ना उसमें भी योगदान दिया, हालांकि उन्होंने आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। अब देखो ये नहीं कि उनके तो फायदे हो रहे हैं, उनको कुछ लोगों ने गलत बताया, लेकिन ये अच्छे कार्य कर रहे हैं, उन्हें आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा, ये कहा जा रहा है। जिसमें उच्च काराधन, निधनता और अक्षमताओं के बारे में चिंताएं शामिल थी, मतलब कि लोगों की गरीबी के अकॉर्डिंग, आज जो मतलब एक दूसरे के अकॉर्डिंग जो विपरीत होते हैं उनके अकॉर्डिंग जो चिंताएं उनकी शामिल थी, ठीक है। जल प्रदान करने और व्यक्तिगत जिम्मेदारी को बढ़ावा देने के बीच सही संतुलन बनाना एक प्रमुख चुनौती बन गई। मतलब कि जैसे जल होता है, पानी, और व्यक्तिगत जो भी जिम्मेदारियां होती हैं उनको एक अच्छे तरीके से निभाने के लिए ना उनके लिए एक चुनौती बन गई थी, संतुलन स्थापित करने बराबर का, ठीक है। अब देखिए जन कल्याणकारी राज्य की विशेषता, तो ये आपको समझ में आया इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, तो इसके बारे में कुछ पॉइंट है। अब इसकी विशेषता के पॉइंट है कि क्या क्या है, तो देखिए सामाजिक सुरक्षा, नागरिकों को बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और सहायता प्रदान की जाती है, मतलब कि जो नागरिक होते हैं उनको बेरोजगारी से दूर किया जा सकता है, और बीमारी होती है उनमें सहायता उनको दी जाती है, ठीक है। स्वास्थ्य सेवाएं, सभी नागरिकों को सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली विकसित की जाती है, मतलब कि सबसे कम दाम में जो होते हैं ना, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं उसके अकॉर्डिंग इनकी सेवाएं की जाती है। शिक्षा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है, उच्च शिक्षा के लिए भी छात्रवृत्ति और अन्य वित्तीय सहायता की व्यवस्था होती है, मतलब कि देखो उनको फ्री निःशुल्क मतलब फ्री सेवा वाली शिक्षा प्राप्त की जाती है, उच्च शिक्षा के लिए भी ना जो आपके डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग भी वो सहायता करती है, उनकी व्यवस्था की जाती है, ठीक है। आवास, सस्ती और सुरक्षित आवासीय सुविधा की व्यवस्था की जाती है, बेघर लोगों के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाते हैं। अब मान लो जो लोग गरीब गरीब है, उनके पास कोई घर द्वार नहीं है, तो उनके लिए कुछ योजनाएं बनती है ना, वो चलाए जाते हैं, और जिसके कारण उनको सबसे सस्ती और आरामदायक स्थिति में उनको घर मिल सके। रोजगार,
रोजगार के अवसर बढ़ने और बेरोजगारी कम करने के लिए विभिन्न योजना कार्यक्रम चलाए जाते हैं, रोजगार के अधिकार को सुनिश्चित किया जाता है। तो देखो रोजगार को जो रोजगार के अवसर होते हैं उसे आगे बढ़ाने के लिए, बेरोजगारी को कम करने के लिए इनके अकॉर्डिंग बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिसके कारण लोगों को बेरोजगारी से समस्या से नहीं निपटना पड़ेगा और उनको रोजगार मिल जाएगा उनके अधिकार के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखिए जन कल्याणकारी राज्य की चुनौतियां। अब इसकी चुनौतियां क्या है, आपने अभी विशेषता पढ़ी, उत्पत्ति पढ़ी, चुनौतियां पढ़ना है। ठीक है, वित्तीय बोझ। व्यापक जन कल्याण योजना के लिए सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ जाता है। अब देखो सरकार क्या करे, सभी की भलाई के बारे में सोचे, सभी का कार्य करे, तो उसके पास क्या होगा, वित्तीय जो साधन होते हैं, पैसे की थोड़ी कमी तो आएगी, तो बोझ बढ़ जाएगा। कुशलता की कमी। सरकारी योजना में प्राप्त कुशलता की कमी और भ्रष्टाचार की संभावना होती है। अब देखो जो सरकारी लोग होते हैं, आप देखते हैं कि जो एक बार सरकारी पद पर लग जाता है उसमें भ्रष्टाचार आ जाता है, मतलब वो लालची व्यक्ति हो जाता है, तो यही इसी की कमी है। नमचार का भाव। अत्यधिक सरकारी हस्तक्षेप से निजी क्षेत्रों में नमचार और प्रतिस्पर्धा में कमी आ सकती है। निर्भरता। अत्यधिक जन कल्याणकारी नीतियों लोगों में आत्मनिर्भरता की भावना को कम कर सकती है। अब देखो अब लोग सरकारी सब कार्य कर देंगे तो लोग क्या कहेंगे कि मेरी तो कोई ज़रूरत ही नहीं, जो आत्मनिर्भरता की जो भावना होगी उनकी कम हो जाएगी। तो ये पॉइंट था सेकंड। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन बनता है, थर्ड पॉइंट है ये देखिए, समानतावाद में पूंजीवादी, मतलब एक दूसरे में कैसे चेंज होता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ तक हो गया। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, औद्योगिकरण का सामाजिक संरचना पर प्रभाव। तो क्या पढ़ा, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है जो आपके, इसका आंसर हम आपको करा देते हैं। देखिए क्या है, औद्योगिकरण वस्तु के उत्पादन और अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित करने के तरीके में गहरा परिवर्तन ने दुनिया भर के समाजों की सामाजिक संरचना पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। तो देखो जो होता है मतलब कि जो अर्थव्यवस्था है उसको परिवर्तन करने में, जो समाजों में सामाजिक संरचना में, इसमें इसका बहुत ही ज़्यादा योगदान है। ठीक है, कृषि और शिल्प आधारित अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण और विनिर्माण आधारित अर्थव्यवस्था में इस संक्रमण ने लोगों में रहने वाले, काम करने वाले, बातचीत करने के तरीके में व्यापक बदलाव लाया। तो देखो जो अर्थव्यवस्था के अकॉर्डिंग यहाँ कहा जा रहा है कि बहुत सारी चेंजिंग आई है, लोग के काम करने में, लोग के रहने में, बातचीत करने में, सारे तरीकों में बदलाव आया है। इस निबंध में हम सामाजिक संरचना पर औद्योगिकरण के बहुमुखी प्रभाव का पता लगाएंगे। तो जो इसका क्या क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में हम एक एक करके पॉइंट देखेंगे। ठीक है गाइस, तो देखिए गाइस इसका फर्स्ट पॉइंट है शहरीकरण और प्रवासन। औद्योगिकरण अक्सर शहरीकरण के साथ होता है। तो देखिए जहाँ पर शहरीकरण होगा वहाँ औद्योगिकरण होगा। फैक्ट्रियाँ और उद्योग शहरी क्षेत्रों में बनते हैं। तो कहाँ बनते हैं, जो फैक्ट्री होते हैं, जो आपके काम धंधे सबसे ज़्यादा शहरी क्षेत्रों में ही होते हैं, जिससे बड़ी श्रम शक्ति आकर्षित होती है, मतलब जितना ज़्यादा उनको आकर्षित किया जा सके। परिणाम स्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में लोग रोजगार के अवसर की तलाश में शहरों की ओर पलायन करते हैं। तो देखो जो रोजगार की तलाश में जो गांव के लोग क्या करते हैं, शहर की ओर पलायन करते हैं, मतलब शहर में जाते हैं। सामूहिक प्रवासन के कारण शहरी आबादी में वृद्धि हुई है। तो देखो जो समूह के अकॉर्डिंग जो लोग क्या करते हैं, गाँव से शहर में जाते हैं, जिसके कारण जो कह सकते हैं शहर में वृद्धि हुई है। ग्रामीण किसी समुदाय में शहरी केंद्रों की ओर स्थानांतरण हुआ, मतलब देखो जो ग्रामीण से शहरी की ओर लोग जाने लगे। ठीक है, इस जनसंख्या के बदलाव ने समाज के सामाजिक ताने बाने को मौलिक रूप में बदल दिया। तो जो कह सकते हैं आपकी ये एक दूसरे से चेंजिंग हुई जा रही है। यहाँ पर वर्ग संरचना और असमानताएं। औद्योगिकरण ने एक नई वर्ग संरचना को जन्म दिया। जन्म और भूमि स्वामित्व पर आधारित समाज के पारंपरिक विभाजन को मुख्य रूप से आर्थिक कारणों पर आधारित करा और वर्ग भेदों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। श्रमिक वर्ग को और पूंजीवादी वर्ग के उद्योग ने श्रमिकों और औद्योगिकरण मालिकों के बीच तीव्र विभाजन पैदा किया। इस आर्थिक असमानता का सामाजिक संरचनाओं पर गहरा प्रभाव पड़ा। इससे इन असमानताओं को दूर करने के उद्देश्य के श्रमिक आंदोलन
ट्रेन यूनियन और सामाजिक सुधार का भी विकास हुआ। तो देखो यहाँ कहा जा रहा है जो कि औद्योगिकरण एक वर्ग संरचना को जन्म दिया है, जिसमें अलग जो स्वयं मतलब सबसे ऊपर जो पैसे वाले लोग होते हैं, उनके जो पारंपरिक विभाजन होते हैं, उनमें आर्थिक कारण से भेद किए गए जाते हैं, ठीक है। और ये भी बताया जा रहा है जो पूंजीपति लोग होते हैं सबसे ज़्यादा उद्योग के द्वारा मालिक बन जाते हैं, और फिर वो जो असमानता के कारण वो भेदभाव भी करते हैं, आर्थिक असमानता, लोग गरीबों को जो गरीब व्यक्ति होते हैं उनके साथ करते हैं। इसके लिए उन्होंने क्या किया है कि जिसमें आप कह सकते हैं कि इनके लिए कई सारे उद्देश्य होते हैं जो कि इनकी असमानताओं को कम किया जाए, इसके लिए जो सामाजिक सुधार का भी विकास किया गया इसके अकॉर्डिंग। परिवार और लिंग भूमिका। औद्योगिकरण के दौरान काम की प्रकृति में नाटकीय रूप से बदलाव आया। कारखानों और मशीनीकरण के कारण घरेलू उत्पादन से घटकर कारखानों में रोजगार की ओर रुझान बढ़ा। तो देखो इसमें कहा जा रहा है कि पहले क्या था, लोग घरों में काम करते थे, लेकिन अब जैसे ही औद्योगिकरण आया, लोग घरों से बाहर निकल के कारखानों में, मशीनों में जाके वो उत्पादन रोजगार करने लगे। तो यही उनमें कमी आई और इसमें बढ़ाव मिला, ठीक है। इस परिवर्तन का पारिवारिक जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। तो जो परिवार वाले व्यक्ति होते हैं उनके जीवन पर प्रभाव पड़ा। परिवारों में श्रम का विभाजन बदल गया। तो मतलब जैसे जो परिवार के लोग होते हैं उनका कार्य करने का विभाजन बदल चुका है। पुरुष तेजी से कारखानों में काम करने लगे, जबकि महिला अक्सर घर के भीतर नई भूमिकाएं निभाने लगी। तो जो पुरुष लोग क्या करते, कंपनियों में जाके करने लगे, कारखाने में, और जो महिलाएं घर में, ठीक है। लैंगिक भूमिका अधिक परिभाषित हो गई और पारिवारिक संरचना विकसित हुई। तो मतलब कि इसमें लिंग के आधार पर आप कह सकते हैं इनकी भूमिका अधिक जो परिभाषित की गई थी, और जो पारंपरिक जो परिवार होते हैं संरचना में विकसित हो चुके हैं। मतलब कि जो महिलाएं घर का काम कर लेते थे, पुरुष जाके बाहर कर लेते थे, तो उनका जो परिवार है अच्छे से गुजारा होता था, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। शिक्षा और सामाजिक गतिशीलता। औद्योगिकरण ने शिक्षित और कुशल कार्यबल की आवश्यकता पर बल दिया। परिणामस्वरूप औपचारिक शिक्षा अधिक व्यापक रूप से उपलब्ध हो गई और सामाजिक गतिशीलता के लिए आवश्यक हो गई। तो यहाँ कहा जा रहा है जो शिक्षा और सामाजिक, मतलब इनमें औद्योगिकरण के कारण जो शिक्षा पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया, ये भी कहा जा रहा है कि उसके कारण जो शिक्षा में व्यापक रूप से बदलाव भी आया, और जो आपकी सामाजिक गतिशीलता है उसको बहुत ही जरूरी बनाने लगा, आवश्यक बनाने गए। शिक्षा तक पहुंच विशेष रूप से निम्न वर्ग के लिए व्यक्तियों को उनकी सामाजिक आर्थिक बाधाओं से मुक्त होने और संभावित रूप से सामाजिक सीढ़ी पर आगे बढ़ने की अनुमति देता है। अगर आप शिक्षित रहेंगे जब भी जाके आप अपने सामाजिक आर्थिक जो भी बाधा होती है उससे मुक्त होकर अपने समाज की ओर, अपने जीवन के बारे में सोच सकते हो और आगे बढ़ सकते हैं। इसकी अनुमति मिलता है आपको शिक्षा द्वारा। सामाजिक विखंडन और अलगाव। जहां औद्योगिकरण ने आर्थिक प्रगति हुई, वहीं इसमें सामाजिक विखंडन और अलगाव भी हुआ। तो देखो यहाँ पर कह रहा है कि एक तो इसका फायदा भी हुआ, इसका एक नुकसान भी हुआ। ग्रामीण किसी समाजों में प्रचलित समुदाय की भावना अक्सर भीड़ भाड़ वाले औद्योगिक शहरों में खो जाती है। लोग अक्सर अपने काम से अलग महसूस करते हैं, क्योंकि फैक्ट्री की नौकरियां दोहरा वाली हो सकती है। श्रम और समुदाय से इस अलगाव का मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक संबंधों पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। तो देखो यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो गांव के लोग हैं फैक्ट्री में आके काम करते हैं, वो डबल शिफ्ट में भी काम कर सकते हैं। और देखिए इसमें ये होता है कि वो अपने काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि जो अपने परिवार को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाते, तो जिसके कारण उनके, और पूरा दिन काम करते थे, जिसके कारण उनके जो मानसिक स्वास्थ्य है ना वो भी खराब होती है, और जो अपनी फैमिली से अलगाव होने लगते हैं, उनके जो सामाजिक संबंध है ना वो सबसे दूर दूर रहने लगते हैं। तो ये कहा जा रहा है। नागरिक समाज का उद्भव। औद्योगिकरण ने नागरिक समाज और राजनीतिक सक्रियता के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। जैसे जैसे लोग शहरी क्षेत्रों में एकत्र हुए, उन्हें बातचीत करने, संगठित होने और अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के अधिक अवसर मिले। तो ये बता रहा है जैसे कि औद्योगिकरण आया, नागरिक समाज आई और उसमें सब राजनीतिक सक्रियता में भाग लिया, ठीक है, विकास हुआ। लेकिन जैसे जैसे जो शहरी क्षेत्रों में लोग इकट्ठा होने लगे ना, एक दूसरे से बात करने लगे, एक दूसरे की चिंताओं के बारे में जानने लगे, अक्सर जो अधिक से अधिक वो एक दूसरे के अवसर मिलने लगे, ठीक है। सामाजिक आंदोलन राजनीतिक दलों के उदय और सीधे तौर पर औद्योगिकरण के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। तो जो भी ये चीजें हो रही है आंदोलन, इसको किसके लिए, जो औद्योगिकरण कहा जा रहा है, इसके अकॉर्डिंग ही इसको जिम्मेदार ठहराया गया। इन संस्थाओं ने सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये संस्थाएं थी जो कि आप कह सकते हैं इसके द्वारा आपकी राजनीतिक सामाजिक जो आकार है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये आपका बढ़ चुका है। अब देखिए निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं। औद्योगिकरण का सामाजिक संरचना पर गहरा एवं बहुआयामी प्रभाव पड़ा, मतलब बहुत ही ज्यादा गहरा, और बहुआयामी मतलब बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ा है, ठीक है। इससे शहरीकरण हुआ, वर्ग संरचनाओं में बदलाव आया, मतलब इससे शहरीकरण हुआ है, वर्ग संरचना में आपको बदलाव आया, पारिवारिक गतिविधि में बदलाव आया है, शिक्षा तक पहुंच हुई है आप सभी की, परिणाम से सामाजिक विखंड हुआ है, नागरिक समाज का उदय हुआ है, आधुनिक समाज की सामाजिक और आर्थिक गतिशीलता और उनके द्वारा प्रमुख चुनौतियों और अवसरों को समझने के लिए परिवर्तन को समझा आवश्यक है। तो ये सारे जो परिवर्तन हुए, सारी चुनौतियां हुई, तो इसको समझ सकते हैं, आपके लिए जरूरी है।
तो ये क्वेश्चन आपको हमने बता दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बनता है, समाजवादी औद्योगिकरण और पूंजीवादी औद्योगिकरण में अंतर। आपके पेपर में आ जाए कि अंतर स्पष्ट कीजिए, तो ये आपको लिखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको भी कराने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए गाइस, इसका फर्स्ट पॉइंट है शहरीकरण और प्रवासन। औद्योगिकरण अक्सर शहरीकरण के साथ होता है। तो देखिए, जहाँ पर शहरीकरण होगा वहाँ औद्योगिकरण होगा। फैक्ट्रियाँ और उद्योग शहरी क्षेत्रों में बनते हैं। तो कहाँ बनते हैं, जो फैक्ट्री होते हैं जो आपके काम धंधे सबसे ज़्यादा शहरी क्षेत्रों में ही होते हैं, जिससे बड़ी श्रम शक्ति आकर्षित होती है, मतलब जितना ज़्यादा उनको आकर्षित किया जा सके। परिणाम स्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में लोग रोजगार के अवसर की तलाश में शहरों की ओर पलायन करते हैं। तो देखो, जो रोजगार की तलाश में जो गांव के लोग क्या करते हैं, शहर की ओर पलायन करते हैं, मतलब शहर में जाते हैं। सामूहिक प्रवासन के कारण शहरी आबादी में वृद्धि हुई है। तो देखो, जो समूह के अकॉर्डिंग जो लोग क्या करते हैं, गांव से शहर में जाते हैं, जिसके कारण जो कह सकते हैं शहर में वृद्धि हुई है। ग्रामीण किसी समुदाय में शहरी केंद्रों की ओर स्थानांतरण हुआ, मतलब देखो, जो ग्रामीण से शहरी की ओर लोग जाने लगे, ठीक है। इस जनसंख्या के बदलाव ने समाज के सामाजिक ताने बाने को मौलिक रूप में बदल दिया। तो जो कह सकते हैं आपकी ये एक दूसरे से चेंजिंग हुई जा रही है यहाँ पर। वर्ग संरचना और असमानताएं। औद्योगिकरण ने एक नई वर्ग संरचना को जन्म दिया। जन्म और भूमि स्वामित्व पर आधारित समाज के पारंपरिक विभाजन को मुख्य रूप से आर्थिक कारणों पर आधारित करा और वर्ग भेदों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। श्रमिक वर्ग को और पूंजीवादी वर्ग के उद्योग ने श्रमिकों और औद्योगिकरण मालिकों के बीच तीव्र विभाजन पैदा किया। इस आर्थिक असमानता का सामाजिक संरचनाओं पर गहरा प्रभाव पड़ा। इससे इन असमानताओं को दूर करने के उद्देश्य के श्रमिक आंदोलन, ट्रेड यूनियन और सामाजिक सुधार का भी विकास हुआ। तो देखो, यहाँ कहा जा रहा है जो कि औद्योगिकरण एक वर्ग संरचना को जन्म दिया है, जिसमें अलग जो श्रमिक मतलब सबसे ऊपर जो पैसे वाले लोग होते हैं, उनके जो पारंपरिक विभाजन होते हैं, उनमें आर्थिक कारण से भेद किए जाते हैं, ठीक है। और ये भी बताया जा रहा है जो पूंजीपति लोग होते हैं सबसे ज़्यादा उद्योग के द्वारा मालिक बन जाते हैं, और फिर वो जो असमानता के कारण वो भेदभाव भी करते हैं। आर्थिक असमानता, लोग गरीबों को जो गरीब व्यक्ति होते हैं उनके साथ करते हैं। इसके लिए उन्होंने क्या किया है कि जिसमें आप कह सकते हैं कि इनके लिए कई सारे उद्देश्य होते हैं, जो कि इनकी असमानताओं को कम किया जाए। इसके लिए जो सामाजिक सुधार का भी विकास किया गया इसके अकॉर्डिंग। परिवार और लिंग भूमिका। औद्योगिकरण के दौरान काम की प्रकृति में नाटकीय रूप से बदलाव आया। कारखानों और मशीनीकरण के कारण घरेलू उत्पादन से घटकर कारखानों में रोजगार की ओर रुझान बढ़ा। तो देखो, इसमें कहा जा रहा है कि पहले क्या था, लोग घरों में काम करते थे, लेकिन अब जैसे ही औद्योगिकरण आया, लोग घरों से बाहर निकल के कारखानों में, मशीनों में जाके वो उत्पादन रोजगार करने लगे। तो यही उनमें कमी आई और इसमें बढ़ाव मिला, ठीक है। इस परिवर्तन का पारिवारिक जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। तो जो परिवार वाले व्यक्ति होते हैं उनके जीवन पर प्रभाव पड़ा। परिवारों में श्रम का विभाजन बदल गया। तो मतलब जैसे जो परिवार के लोग होते हैं उनका कार्य करने का विभाजन बदल चुका है। पुरुष तेजी से कारखानों में काम करने लगे, जबकि महिला अक्सर घर के भीतर नई भूमिकाएं निभाने लगी। तो जो पुरुष लोग क्या करते हैं, कंपनियों में जाके करने लगे, कारखाने में, और जो महिलाएं घर में, ठीक है। लैंगिक भूमिका अधिक परिभाषित हो गई और पारिवारिक संरचना विकसित हुई। तो मतलब कि इसमें लिंग के आधार पर आप कह सकते हैं इनकी भूमिका अधिक जो परिभाषित की गई थी, और जो पारंपरिक जो परिवार होते हैं संरचना में विकसित हो चुके हैं। मतलब कि जो महिलाएं घर का काम कर लेती थी, पुरुष जाके बाहर कर लेते, तो उनका जो परिवार है अच्छे से गुजारा होता था। ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। शिक्षा और सामाजिक गतिशीलता। औद्योगिकरण ने शिक्षित और कुशल कार्यबल की आवश्यकता पर बल दिया। परिणामस्वरूप औपचारिक शिक्षा अधिक व्यापक रूप से उपलब्ध हो गई और सामाजिक गतिशीलता के लिए आवश्यक हो गई। तो यहाँ कहा जा रहा है जो शिक्षा और सामाजिक, मतलब इनमें औद्योगिकरण के कारण जो शिक्षा पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया, ये भी कहा जा रहा है कि उसके कारण जो शिक्षा में व्यापक रूप से बदलाव भी आया, और जो आपकी सामाजिक गतिशीलता है उसको बहुत ही जरूरी बनाने लगे, आवश्यक बनाने गए। शिक्षा तक पहुंच विशेष रूप से निम्न वर्ग के लिए व्यक्तियों को उनकी सामाजिक आर्थिक बाधाओं से मुक्त होने और संभावित रूप से सामाजिक सीढ़ी पर आगे बढ़ने की अनुमति देता है। अगर आप शिक्षित रहेंगे, जब भी जाके आप अपने सामाजिक आर्थिक जो भी बाधा होती है उससे मुक्त होकर अपने समाज की ओर, अपने जीवन के बारे में सोच सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। इसकी अनुमति मिलता है आपको शिक्षा द्वारा। सामाजिक विखंडन और अलगाव। जहाँ औद्योगिकरण ने आर्थिक प्रगति हुई, वहीं इसमें सामाजिक विखंडन और अलगाव भी हुआ। तो देखो, यहाँ पर कह रहा है कि एक तो इसका फायदा भी हुआ, इसका एक नुकसान भी हुआ। ग्रामीण किसी समाजों में प्रचलित समुदाय की भावना अक्सर भीड़ भाड़ वाले औद्योगिक शहरों में खो जाती है। लोग अक्सर अपने काम से अलग महसूस करते हैं, क्योंकि फैक्ट्री की नौकरियां दोहरा वाली हो सकती है। श्रम और समुदाय से इस अलगाव का मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक संबंधों पर दूरगामी प्रभाव पड़ा।
तो देखो यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो गाँव के लोग हैं फैक्ट्री में आके काम करते हैं, वो डबल-डबल शिफ्ट में भी काम कर सकते हैं। और देखिए इसमें ये होता है कि वो अपने काम में इतना बिज़ी हो जाते हैं कि जो अपने परिवार को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाते। तो जिसके कारण उनके और पूरा दिन काम करते थे, जिसके कारण उनके जो मानसिक स्वास्थ्य है ना, वो भी खराब होती है और जो अपनी फैमिली से अलगाव होने लगते हैं। उनके जो सामाजिक संबंध है ना, वो सबसे दूर-दूर रहने लगते हैं। तो ये कहा जा रहा है। नागरिक समाज का उद्भव। औद्योगिकरण ने नागरिक समाज और राजनीतिक सक्रियता के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। जैसे-जैसे लोग शहरी क्षेत्रों में एकत्र हुए, उन्हें बातचीत करने, संगठित होने और अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के अधिक अवसर मिले। तो ये बता रहा है जैसे कि औद्योगिकरण आया, नागरिक समाज आई और उसमें सब राजनीतिक सक्रियता में भाग लिया, ठीक है, विकास हुआ। लेकिन जैसे-जैसे जो शहरी क्षेत्रों में लोग इकट्ठा होने लगे ना, एक-दूसरे से बात करने लगे, एक-दूसरे की चिंताओं के बारे में जानने लगे, अक्सर जो अधिक से अधिक वो एक-दूसरे के अवसर मिलने लगे, ठीक है। सामाजिक आंदोलन राजनीतिक दलों के उदय और सीधे तौर पर औद्योगिकरण के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। तो जो भी ये चीज़ें हो रही है आंदोलन, इसको किसके लिए जो औद्योगिकरण कहा जा रहा है, इसके अकॉर्डिंग ही इसको जिम्मेदार ठहराया गया। इन संस्थाओं ने सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये संस्थाएं थी जो कि आप कह सकते हैं इसके द्वारा आपकी राजनीतिक सामाजिक जो आकार है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये आपका बढ़ चुका है। अब देखिए निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं। औद्योगिकरण का सामाजिक संरचना पर गहरा एवं बहुआयामी प्रभाव पड़ा, मतलब बहुत ही ज़्यादा गहरा और बहुआयामी मतलब बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ा है, ठीक है। इससे शहरीकरण हुआ, वर्ग संरचनाओं में बदलाव आया, मतलब इससे शहरीकरण हुआ है, वर्ग संरचना में आपको बदलाव आया, पारिवारिक गतिविधिता में बदलाव आया है, शिक्षा तक पहुँच हुई है आप सभी की, परिणामस्वरूप सामाजिक विखंड हुआ है, नागरिक समाज का उदय हुआ है, आधुनिक समाज की सामाजिक और आर्थिक गतिशीलता और उनके द्वारा प्रमुख चुनौतियों और अवसरों को समझने के लिए परिवर्तन को समझा आवश्यक है। तो ये सारे जो परिवर्तन हुए, सारी चुनौतियाँ हुई, तो इसको समझ सकते हैं, आपके लिए ज़रूरी है। तो ये क्वेश्चन आपको हमने बता दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बनता है। समाजवादी औद्योगिकरण और पूंजीवादी औद्योगिकरण में अंतर। आपके पेपर में आ जाए कि अंतर स्पष्ट कीजिए, तो ये आपको लिखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको भी कराने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए समाजवादी औद्योगिकरण और पूंजीवादी औद्योगिकरण में अंतर या तुलनात्मक विश्लेषण, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका यही बनेगा। औद्योगिकरण एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया है जो अर्थव्यवस्था और समाजों को नया आकार देती है। तो आपको पता चला क्या है, औद्योगिकरण एक परिवर्तन के अकॉर्डिंग ये जो प्रक्रिया है बता सकते हैं, इसको अर्थव्यवस्था और समाज में एक नया आकार देती है। विभिन्न मॉडलों के माध्यम से आगे बढ़ाया गया है, तो अलग अलग मॉडल होते हैं उसके माध्यम से, ठीक है। समाजवादी और पूंजीवादी दृष्टिकोण दो अलग अलग रास्ते का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जो पूंजीवादी और समाजवादी हैं, दोनों अलग अलग रास्ते चुनते हैं अपने, ठीक है। यह तुलनात्मक विश्लेषण औद्योगिकरण के संदर्भ में इन दोनों विचारधाराओं के बीच प्रमुख अंतर मतलब कि दोनों विचारधारा है ना, जैसे पूंजीवादी समाजवादी, दोनों के बीच में जो भी अंतर है उसके बारे में आपको जानकारी देंगे औद्योगिकरण के अकॉर्डिंग। तो आप फर्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग आपके दोनों राइटर के अकॉर्डिंग यहाँ अलग अलग है। सबसे पहले जो उत्पादन के साधन के अकॉर्डिंग स्वामित्व और नियंत्रण। तो देखिए समाजवादी औद्योगिकरण, समाजवादी प्रणालियों ने उत्पादन के साधन पर आमतौर पर राज्य या सामूहिक स्वामित्व या नियंत्रण में होते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो फर्स्ट में जो समाजवादी लोग क्या कहते हैं, जो राज्य होता है उसके अकॉर्डिंग ये कार्य करते हैं सामूहिक रूप से, ठीक है, जिसका उद्देश्य निजी स्वामित्व को खत्म करना। यह दृष्टिकोण वर्ग भेद और धन असमानता को कम करने की दिशा में तैयार है। तो देखिए उनका उद्देश्य क्या होता है कि जो मतलब निजी अधिकार होते हैं ना, उसको खत्म किया जाए, और जो इसका ये दृष्टिकोण का भेद क्या है कि जो धन की असमानता है ना, उसको कम किया जाए, ठीक है, उसकी दिशा के लिए तैयार की जाती है। अब देखिए पूंजीवादी औद्योगिकरण, पूंजीवादी औद्योगिकरण की विशेषता उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व और नियंत्रण है। मतलब ये निजी कह रहे हैं और ये कह रहे हैं निजी नहीं होना चाहिए। अक्सर निजी स्वामित्व में होते लाभ के उद्देश्य से संचालित होते हैं और बाजार की ताकतों के अधीन होते हैं। मतलब कि अगर निजी रहेगा तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा उसमें लाभ कमाने की इच्छा रखते हैं, और ये समाज के कल्याण के अकॉर्डिंग। समाजवादी मतलब समाज के अकॉर्डिंग, पूंजीवादी मतलब अपने अकॉर्डिंग, तो ये समझिएगा। आर्थिक नियोजन, समाजवादी औद्योगिकरण केंद्रीय योजना समाजवादी औद्योगिकरण की पहचान है। सरकार संसाधनों के आवंटन, उत्पादन लक्ष्य निर्धारित करने और आर्थिक संरचना की योजना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस केंद्रीकरण का उद्देश्य संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करना और सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करना है। तो देखो यहाँ समाजवादी क्या कह रहे हैं कि जो भी आपके जो समाज में औद्योगिकरण की पहचान की जानी चाहिए, और जो सरकार के जो संसाधन होते हैं ना, उसका लक्ष्य क्या होता है कि जो सभी आर्थिक संरचना योजना बनती है ना, उसकी सबको महत्वपूर्ण इसकी भूमिकाएं मिल सके। और उनका उद्देश्य ये होता है कि जो संसाधन होते हैं ना, उनका समान वितरण मतलब समान रूप से सभी में विभाजित किया जा सके, और सामाजिक लक्ष्य को प्राप्त किया जाना चाहिए, ठीक है। और यही पूंजीवादी इसके विपरीत देखिए क्या बोलेंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था विकेंद्रीकृत निर्णय लेने पर निर्भर करती है। बाजार की ताकतों और प्रतिस्पर्धा बड़े पैमाने पर संसाधन का आवंटन,
उत्पादन निर्णय और मूल्य निर्धारण को निर्धारित करती है। नियोजन प्रक्रिया में सरकारी हस्तक्षेप न्यूनतम है। तो ये अपने बाजार के अकॉर्डिंग, अपनी ताकत के अकॉर्डिंग, अपनी प्रतिस्पर्धा के अकॉर्डिंग कह रहे हैं और वहाँ निजी के अकॉर्डिंग था, ठीक है। तो इसका थर्ड पॉइंट देखिए, प्रेरणा। समाजवादी औद्योगिकरण समाजवादी प्रणाली अक्सर श्रमिकों को प्रेरित करने के लिए नौकरी की सुरक्षा, सामाजिक लाभ और शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच जैसे गैर मौद्रिक प्रोत्साहन प्रदान करती है। लाभ प्रोत्साहन के अभाव के कारण कुछ मामलों में उत्पादक कम हो सकती है। तो देखो यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो समाज में जो लोग होते हैं ना, उनके लिए ये अच्छे अच्छे कार्य करती है, जैसे कि उनको सामाजिक लाभ देना, शिक्षा के अकॉर्डिंग, स्वास्थ्य देखभाल। और इसमें ये हो सकता है इनके जो कुछ मामलों में कि जो उनके पैसे हैं ना, उसमें कमी आ सकती है। लेकिन वहीं पूंजीवादी की बात की जाएगी तो ये अपने अकॉर्डिंग देखेंगे। पूंजीवादी एक प्रमुख प्रेरक के रूप में लाभ पर निर्भर है, मतलब ये सिर्फ लाभ चाहिए, इसे और कुछ किसी से मतलब नहीं, मतलब पैसा आना चाहिए कैसे भी आए। कर्मचारी वित्तीय व्यक्तिगत समृद्धि की संभावना से प्रेरित होते हैं। प्रतिस्पर्धा, नवीनता, दक्षता को बढ़ावा देते हैं। इसमें प्रतिस्पर्धा होती है और ये कर्मचारी के जो भी वित्तीय होते, वेतन होते, उसको अकॉर्डिंग इन्हें पैसे देते हैं। काम करेंगे तो पैसे मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा इनके अकॉर्डिंग। संसाधन आवंटन। समाजवादी औद्योगिकरण समाजवादी प्रणाली में समानताओं को कम करने के उद्देश्य से केंद्रीय योजना सामाजिक आवश्यकता के आधार पर संसाधनों का आवंटन किया जाता है। हालांकि इसमें कभी कभी क्षमता और संसाधन का गलत आवंटन हो जाता है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जैसे कि जो संसाधन होते हैं उसको मतलब जो समाजवादी में असमानता को कम करने के लिए सभी के लिए रखा जाता है, लेकिन कुछ टाइम में ऐसा भी होता है कि इसमें जो संसाधन में इसका गलत भी प्रयोग हो जाता है, गलत भी बंटवारा हो जाता है। पूंजीवादी अधिग्रहण पूंजीवादी संसाधनों को आवंटन करने के लिए बाजार तंत्र और नियोजित करता है, मतलब एक बाजार तंत्र बनाता है, उसके अकॉर्डिंग करेगा। आपूर्ति और मांग की गतिशीलता संसाधन वितरण का मार्गदर्शन करती है, मतलब कितना कौन मांग रहा है उसको अकॉर्डिंग वो देखेंगे। जिसके अक्सर उपभोक्ताओं की प्राथमिकता के आधार पर संसाधन आवंटन होता है, मतलब जिसकी ज़्यादा संख्या होगी उसको मिलेगी। तो ये कहना चाह रहे हैं। नवाचार और तकनीकी प्रगति। समाजवादी प्रणाली नवाचार और तकनीकी प्रगति के मामले में ऐतिहासिक रूप से पिछड़े गई है। तो मतलब ये जो ऐतिहासिक रूप से इसको पिछड़ गई है, इसमें केंद्रीकृत योजना बाजार परिवर्तन और तकनीकी प्रगति के लिए गतिशील अनुकूलन में बाधा बन सकती है। तो ये सच में जो योजना बनाते हैं, जो बाजार परिवर्तन होता है, इसमें बाधाएं आ सकती है थोड़ी बहुत। पूंजीवादी औद्योगिकरण पूंजीवादी प्रतिस्पर्धा लाभ के उद्देश्य के कारण नवाचार और तकनीकी प्रगति को प्रोत्साहित करता है, मतलब ये ज़्यादा उसको प्रोत्साहित करता है क्योंकि उसको लाभ से मतलब है। प्रतिस्पर्धा बढ़ता हासिल करने के लिए उत्पादनों और प्रक्रियाओं में सुधार करने का प्रयास करता है, मतलब जितने ज़्यादा प्रतिस्पर्धा होगी उतने ज़्यादा उनको फायदा होगा, तो उसमें उनके उत्पादन में वो सुधार भी करता है। आय असमानता समाजवादी प्रणालियों का लक्ष्य धन का पुनर्वितरण और आवश्यक सेवाओं तक समान पहुंच प्रदान करके आय असमानता को कम करना है। हालांकि जीवन स्तर में असमानता कभी भी मौजूद हो सकती है और आय अक्सर अधिक समान रूप से वितरित होती है। तो मतलब यहाँ कहा जा रहा है कि जो आय मतलब पैसे के अकॉर्डिंग लोगों की जो समस्या है, ये चाहते हैं कि उसे कमी हो, ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको सॉल्व करें, उसमें कमी आए कि लोग ये असमानता से बाहर निकले। अब देखिए पूंजीवादी क्या कहेंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण आय असमानता प्रदर्शित कर सकती है। धन कुछ चुनिंदा लोगों के बीच केंद्रित हो जाता है, जिससे संभावित रूप से सामाजिक असमानता पैदा होती है। मतलब ये क्या कहते हैं, जो धन है कुछ ही लोगों के पास होती है, सभी के पास ये नहीं जा पाती, तो मतलब सामाजिक असमानता संभव है, इसमें कहा जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सामाजिक और राजनीतिक। समाजवादी प्रणाली ये प्रणालियाँ होगी गाइस, गलत लिखा थी। सामाजिक सुरक्षा जाल और व्यापक सार्वजनिक सेवाएं प्रदान कर सकती है, जिससे सामाजिक स्थिरता आएगी और गरीबी कम होगी। तो ये क्या करेगी, जो सामाजिक जाल प्रदान करेगी जिससे कारण गरीबी कम होगी, समाज में सुधार होगा। हालांकि वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और नवाचार को प्रतिबंधित कर सकते हैं और कभी कभी सत्तावादी शासन का परिणाम हो सकता है। पूंजीवादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और उद्यमशीलता पर जोर देता है, लेकिन इसमें सामाजिक असमानता, सुरक्षा जाल की कमी हो सकती है, जिसमें संभावित रूप से सामाजिक अशांति पैदा हो सकती है। तो इसमें ये होगा कि अशांति पैदा होगी, जो समाज में स्वतंत्रताएं नहीं होगी अच्छे से। तो अब देखिए निष्कर्ष में आप क्या लिख सकते हैं। समाजवादी और पूंजीवादी औद्योगिकरण विभिन्न आर्थिक और वैचारिक मॉडल पर प्रतिनिधित्व करते हैं। समाजवादी औद्योगिकरण सामूहिक स्वामित्व और केंद्रीय योजना सामाजिक कल्याण पर जोर देता है, जबकि पूंजीवादी औद्योगिकरण निजी स्वामित्व, बाजार शक्ति और लाभ प्रोत्साहन को प्राथमिकता देता है। प्रत्येक मॉडल के अलग अलग फायदे और नुकसान है और उनकी सफलता अक्सर विशेष संदर्भ और कार्यान्वयन पर निर्भर करती है। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि सब अपने अपने मॉडल के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं और इसमें कुछ के फायदे भी है, कुछ के नुकसान भी है, तो यही चीज़ें बताई जा रही है।
तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ समझ में आ गया। चलिए गाइस, अब ये कुछ पॉइंट आपका 6 है, इसका आपको वो दिखा देते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, आप इसको वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं। उपनिवेशवाद की परिभाषा, उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण की व्याख्या कीजिए, इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? या टिप्पणी कीजिए। अब ये देख सकते हैं निष्कर्ष आपका। अब आपका 7 पॉइंट है, उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए। तो आपके पेपर में इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाएगा, उपनिवेशवाद क्या है? उपनिवेशवाद के विभिन्न दृष्टिकोण की विवेचना कीजिए। तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण है इसका, राजनीतिक है प्लस आर्थिक है। सांस्कृतिक। तो ये इसका लास्ट पॉइंट है, नारीवादी दृष्टिकोण और निष्कर्ष। अब आपका 8 पॉइंट है, इसके आप पॉइंट देख सकते हैं। तो ये जो शीत युद्ध का क्वेश्चन है, एक बार आप जरूर अच्छे से पढ़िएगा, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, प्लस आपको याद भी हो जाएगा, और इस टाइप से क्वेश्चन आते भी हैं।
तो देखिए गाइस, जो आपका नेक्स्ट पॉइंट 11 है, इसके अकॉर्डिंग है रूस में प्रथम समाजवादी क्रांति क्यों हुई थी? तो इसके कारण आपको पता होने चाहिए इसका क्या प्रभाव पड़ा, तो इसके अकॉर्डिंग ये कुछ पॉइंट है, तो आप देख सकते हैं। 20वीं सदी की राजनीतिक पर रूसी क्रांति के प्रभाव, तो इसके कुछ पॉइंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्याकी परिवर्तन के विभिन्न सिद्धांत का विश्लेषण कीजिए। आधुनिक यूरोप में शिक्षा के विकास और विस्तार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 वाणिज्यिक पूंजीवादी की विशेषता। तो ये क्या है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको हम बता देते हैं। देखिए, इतिहासकारों का मानना है कि कोई भी ऐतिहासिक कालखंड उसके पहले और बाद में आने वाले कालखंड की विशेषता पर भी प्रकाश डालता है। देखिए, इतिहास क्या कहता है कि जो मतलब कोई भी अगर नया काल आता है तो उससे पहले क्या होता है, उसके बाद में क्या होगा, दोनों पर प्रकाश डालेगा उसकी विशेषता पर। उसी तरह से वाणिज्यिक पूंजीवादी भी अपने गर्भ में समानतावाद के साथ साथ पूंजीवादी विशेषता को भी अपने में समेटे था। मतलब कि कह सकते हैं उसी टाइप से पूंजीवादी और समानतावाद भी समेटे हुए हैं। ठीक है, सोमबट के अनुसार जो वाणिज्य पूंजीवादी या आध्यात्मिक पूंजीवादी समानता फ्रेमवर्क या रूपरेखा के अंतर्गत ही काम करता था। इस संदर्भ में समानता व्यवस्था की
अधोलिखित विशेषता गिनाई जा सकती है, मतलब कि इसकी बहुत सारी विशेषताएं गिनाई जा सकती है इस संदर्भ में ये कहा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए, अधिकांश काम उत्पादन के घरों में होता था, ना कि आधुनिक उद्योग की तरह कारखाने में। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो सबसे ज़्यादा जो काम है उत्पादन के वो घरों में होता था। जैसे पहले आधुनिक में से क्या था कि जो कारखाने फैक्ट्रियों में होता था, पूरी तरह से मशीन का उपयोग ना होकर उत्पादन के छोटे छोटे उपकरण का उपयोग होता था। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि जैसे पहले मतलब क्या बताया जा रहा है कि जो पूरी तरह से जो मशीनों का यहाँ प्रयोग नहीं होता था, छोटे छोटे घरों में कार्य किए जाते थे, उसका उत्पादन किया जाता था। ठीक है, अधिकतर मामलों में कामगार की उत्पादन के इन सभी तत्वों के मालिक होते थे, मतलब कि जो काम करता था वही इन सारे तत्वों के मालिक भी होते थे। अगर फैक्ट्री में जाएंगे तो उसका मालिक कोई और है, घर में करेंगे तो उसके मालिक वो खुद होंगे। ठीक है, क्योंकि उत्पादन के तत्व सीमित थे और उसमें तत्व क्या थे, सीमित थे, इसलिए कारखाने की अपेक्षा बच्चों का उत्पादन भी छोटे स्तर पर होता था। मतलब कि जो सीमित मात्रा में कार्य करना होता है तो आप जरूरी नहीं फैक्ट्री में ही होगी, कारखाने में ही होगी, घर पर भी वस्तुएं बन सकती है। सिर्फ एक आदमी यानी व्यापारी ही उत्पादन की समुच्चय प्रक्रिया को नियंत्रित करता था, मतलब सिर्फ एक आदमी ये सारे कार्य कर सकता है। ये इसकी विशेषता के पॉइंट बता रहे हैं। इसके विपरीत पूंजीवादी विशेषता इस प्रकार थी, उत्पादन की पूरी प्रक्रिया के पीछे अतिरिक्त लाभ अर्जित करने की इच्छा ही सबसे बड़ी प्रेरणा होती थी। तो मतलब पूंजीवादी लोग क्या कहते हैं कि सबसे ज़्यादा पैसा कमाना, कैसे भी भैया पैसे चाहिए, अर्जित करना चाहिए। लगातार बढ़ रही लाभ कमाने की इच्छा से मजदूरों की मांग काफ़ी बढ़ गई, मतलब कि उनको पैसे चाहिए, उसके लिए मजदूर चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा काम करके दे। इससे प्रेरित होकर व्यापारियों ने अधिक से अधिक मजदूर को भाड़े पर लाना शुरू कर दिया। तो देखो, जो व्यापारी लोग होते हैं, जो मजदूर मतलब भाड़े पर मतलब किराए पर लाना शुरू कर दिए। पूंजीपतियों द्वारा उत्पादनों को आगामी राशि भी दी जाती थी, मतलब उनको पैसे भी दिए जाते। इन विशेषताओं की तुलना औद्योगिकरण पूंजीवादी के अंतर्गत दी जाने वाली मजदूरी व्यवस्था में से की जा सकती है। तो मतलब उनकी जो मजदूरी व्यवस्था होती है उसके अकॉर्डिंग इसमें अंतर व्यवस्था की जा सकती है। अलीम उत्पादन लाभ की पूरी राशि पूंजीपतियों द्वारा हासिल की जाती थी, मतलब जितने भी लाभ होते थे वो पूंजीपति के द्वारा ही किए जाते थे। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है, आप 7 देख सकते हैं, जो आपका है औद्योगिकरण और परिस्थितिकी। तो इसके पॉइंट आप देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ 17 नंबर का पॉइंट आपको खत्म हो गया। क्वेश्चन 18 मतलब पॉइंट 18 आप कह सकते हैं, जैसे वैश्वीकरण। आपके पेपर में अगर वैश्वीकरण के अकॉर्डिंग पॉइंट आता है तो आप क्या लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेन करते हैं आपको। ठीक है, तो तो देखो, वैश्वीकरण के अकॉर्डिंग ये पॉइंट लिखा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वैश्वीकरण क्या होता है। तो देखिए, वैश्वीकरण का मतलब है कि अपनी पूंजी निवेश संस्कृति का एक देश से दूसरे देश में आदान प्रदान ही वैश्वीकरण होता है। जैसे कि आपने अपनी पूंजी लगाई, अपने दूसरे देश की संस्कृति को अपनाया, या अपने देश की संस्कृति उनके देश में जाके छोड़ आए, तो मतलब एक दूसरे की जो चेंजिंग चीज़ें होती है ना, उसी को हम वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे आंसर देख सकते हैं, वैश्वीकरण एक प्रकार की आर्थिक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न देशों या क्षेत्रों के बीच व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है। इससे विश्व अर्थव्यवस्था में व्यापारिक और सांस्कृतिक इंटीग्रेशन बढ़ता है, जिससे देश के बीच आर्थिक संबंध विकसित होता है। तो आपको पता चला यहाँ क्या है, जो व्यापार में आप निवेश कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, संस्कृति का आदान प्रदान कर सकते हैं, जिससे आपके संबंध अच्छे होंगे देश से, एक देश से दूसरे के देश में जो संबंध अच्छे होंगे, और जिससे आपकी जो अर्थव्यवस्था में भी सुधार आएगा। ठीक है, वैश्वीकरण के तहत विभिन्न देशों के बीच व्यापार, निवेश, संस्कृति और विज्ञान में सहयोग और संबंध होता है, मतलब ये सारी चीज़ों में आप सहयोग भी कर सकते हैं, संबंध भी होते हैं। वैश्वीकरण के मुख्य लक्ष्यों में से एक है विश्व स्थानीय व्यापार की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करना, मतलब कि आपके जो विश्व में बहुत ही व्यापार की जो बढ़ती मांग हो रही है, तो उसको पूरा करना वैश्वीकरण के द्वारा ही संभव है। ये दुनिया भर में उत्पादन और सेवाओं की मांग और आपूर्ति को संतुलित करने में मदद करता है, मतलब किसी भी कोने में दुनिया भर के जो भी मांगी जा रही है इसके द्वारा हमें पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, और देशों को उत्पादक और उपभोक्ताओं के रूप में अपने
स्थानांतरण क्षमता का उपयोग करने की स्थिति में डालता है, मतलब कि जो लोग यहाँ इसका इस्तेमाल करेंगे। वैश्वीकरण के कुछ मुख्य विशेषता, तो देखिए वैश्वीकरण की विशेषता क्या-क्या है, तो इसके अकॉर्डिंग देखिए व्यापारिक लाभ, मतलब जो व्यापार के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदा होता है। वैश्वीकरण देशों को अधिक व्यापारिक लाभ प्राप्त करने में मदद करता है। यह व्यापारिक समर्थन बढ़ाता है और अधिक नए व्यापारिक अवसर प्राप्त करने का माध्यम बनाता है। तो आपको पता चले इससे सबसे ज़्यादा क्या फ़ायदा होगा, व्यापार में लाभ होगा आपको, इसके द्वारा आपको नए-नए तरीके, नए-नए रास्ते आपको ये देगा। विदेशी निवेश, वैश्वीकरण विदेशी निवेश को बढ़ाता है जो देश की आर्थिक वृद्धि में मदद करता है। तो आप कह सकते हैं इसका निवेश भी बढ़ता है, तो सेकंड पॉइंट है। तो देखिए इसका जो थर्ड पॉइंट बनता है आपका कि इसमें देखिए वैश्वीकरण के माध्यम से विभिन्न देशों के बीच प्रौद्योगिकी और विज्ञान संबंधित सहयोग होता है। मतलब आप कह सकते हैं इन दोनों के द्वारा ही आपके जो सहयोग बढ़ते हैं वैश्वीकरण के द्वारा, ठीक है, जो नई और अधिक विकासशील तकनीकी का निर्माण करती है, ठीक है। और फोर पॉइंट है विश्व स्थानीय संस्कृति आदान प्रदान, मतलब विश्व विश्व मतलब देश, देश भर में जो ये संस्कृति का आदान प्रदान वैश्वीकरण के द्वारा किया जा सकता है। वैश्वीकरण से के विभिन्न देशों के बीच संस्कृति आदान प्रदान होता है जिससे विश्व की संस्कृति समृद्धि बढ़ती है, मतलब कि देखा विभिन्न देशों के बीच होती है। विश्व सामरिक और राजनीतिक संबंध, वैश्वीकरण से विभिन्न देशों के बीच सामरिक और राजनीतिक संबंध बढ़ते हैं है जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में सहयोग और समझौते को मजबूत करता है। अब देखिए जो एक देश से दूसरे देश का संबंध होगा, कोई भी समस्या आती है कोई, तो उसको हल तुरंत किया जाएगा, उनके सहयोग भी देता है, समझौते में को हल करता भी है, ये सारी चीजें करते हैं, ठीक है। राजनीतिक, वैश्वीकरण राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देता है और विभिन्न राष्ट्रों के बीच सामंजस्य और विश्वसनीयता को बढ़ाता है। तो आप ये भी कह सकते हैं जो वैश्वीकरण के द्वारा राज्य आपको सहयोग मिलता है, ठीक है। अब देखिए ये पॉइंट आपको यहाँ समझ आ गया, इसको कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है सोवियत संघ का पतन। तो इसका पतन कैसे हुआ, तो इसके कुछ पॉइंट है, तो यहाँ आंसर हम देख सकते हैं। सोवियत संघ का पतन 1991 में हुआ था। यह एक विशाल संगठन था जिसमें 15 अलग-अलग राष्ट्रों के संघ शामिल थे। तो देखिए सबसे पहले आपको याद होना है सोवियत संघ का जब पतन कब हुआ, 1991 में हुआ था और इसमें 15 देश शामिल थे और ये गठबंधन सरकार थी, ठीक है। अलग-अलग संघ के लोग शामिल थे। ये गठबंधन 20वीं सदी की शुरुआत में बना था। तो ये कब बना था, 20वीं सदी में, और बहुत समय तक विश्व की राजनीतिक आर्थिक दुनिया पर अपना प्रभाव डालता रहा। तो मतलब जो आप बहुत समय तक ये चला भी था, अपनी दुनिया पर आर्थिक और राजनीतिक जो प्रभाव थे डाला। इसके नेतृत्व में सोवियत संघ विकासशील और आर्थिक ताकतवर देशों की एक शक्ति बन गया। तो मतलब इसी के कारण आप कह सकते हैं कि जो सोवियत संघ विकासशील देश में और जो आर्थिक ताकत के रूप में एक शक्ति का रूप धारण किया था। सोवियत संघ के पतन के पीछे कई कारण थे। सबसे मुख्य कारण थी अर्थव्यवस्था की समस्या। तो सबसे पहले जो पतन का क्या कारण था, उनकी जो अर्थव्यवस्था में समस्या आई है। देखिए क्या, सोवियत संघ के अंदर कई देश थे जो आर्थिक रूप से कमजोर थे और उनकी अर्थव्यवस्था में समस्याएं थी। तो मतलब 15 देश थे सोवियत संघ में। अब उनमें से कुछ ऐसे लोग होंगे जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही बेकार होगी, कमजोर होगी, ठीक है। तो उनकी जो अर्थव्यवस्था में समस्या आ रही है, तो ये कहा जा रहा है यहाँ। विशेष रूप से अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था निरंतर धीन और सरकारी होती थी, मतलब कि जो बहुत ही कम और सरकारी के अकॉर्डिंग कार्य किए जाते थे, जिसके कारण उन्हें नवीनीकरण और परिवर्तन लाने में कठिनाई होती थी। अब उसमें सरकार के हाथों में रहेगी तो खुद से तो कोई चेंजिंग कर नहीं पाएंगे, तो कठिनाइयां ही होगी ना। इसके अलावा आर्थिक विपणन में बदलाव और विदेशी नीतियों के प्रभाव में भी इनकी अर्थव्यवस्था पर असर डाला। तो जो आर्थिक नीतियाँ चेंज होती है, जो आप विदेशी नीतियाँ होती है, तो इसके कारण भी इनके प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ा, जो कि एक कमी था, ठीक है। सेकंड पॉइंट देख सकते हैं, दूसरा मुख्य कारण का नेतृत्व में बदलाव, कि मतलब जो आप कहते हैं उसमें चेंजिंग आई। सोवियत संघ के अंदर नेताओं के बीच आपसी मतभेद थे और अलग-अलग देशों के नेता की राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि भी अंतर थे। मतलब कि अब सबके जो विचार होते हैं ना, अलग-अलग होंगे सभी नेताओं के। इसके कारण गठबंधन की एकता और संगठन कमजोर हो गया था, इसका पतन हो गया। अब देखो गठबंधन सरकार है, 15 देश है, 15 जो आप कह सकते हैं वहाँ के जो नेता लोग शामिल है। अब सबके अलग-अलग मत है, सब क्या सोचते होंगे कि मेरा फायदा हो, मेरा हो, तो उसमें एकता की भावना नहीं होगी। तो वो क्या होगा कि जो उनकी सरकारें कमजोर पड़ गई, जिसके कारण इसका पतन हो गया, गठबंधन टूट गया। तीसरा कारण था राजनीतिक और सामाजिक बदलाव, कि जैसे उस देश में राजनीतिक और सामाजिक अकॉर्डिंग चेंजिंग आई थी। विश्व में राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन की लहर चल रही थी, जिसका सोवियत संघ पर भी प्रभाव पड़ा। नए आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा उभरी और लोगों की मांगों में बढ़ोतरी हुई। ये बदलाव सोवियत संघ के अंदर भी दिखाई दिया और इसके परिणामस्वरूप गठबंधन का पतन हो गया। अब देखो आर्थिक और राजनीतिक अकॉर्डिंग नई नई विचारधाराएं, नई नई चीजें आपको देखने को मिले, तो उसकी मांग सबसे ज्यादा बढ़ी और आपके पास है नहीं, तो जिसके कारण सोवियत संघ का पतन हो, और सोवियत संघ के जो समाज के लोग हैं उन्होंने भी इसकी मांग करना चालू कर दिया था।
सोवियत संघ के पतन के बाद बड़ी घटनाओं और देशों में बदलाव हुआ। तो जो सोवियत संघ का पतन हो गया, अब उसमें देशों में बदलाव हो रहे हैं, संगठनों में। इसका प्रभाव संयुक्त राष्ट्र और विश्व राजनीतिक व्यवस्था पर भी पड़ा। जो राष्ट्र होते हैं और राजनीतिक व्यवस्था होती है, उन पर भी पड़ा है। ठीक है, नए देश उभरे और विश्व में एक नए राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को बनाने की कोशिश की। अब देखो, सोवियत संघ खत्म हो गया, 15 देश अलग अलग हो गए, अपने अपने रास्ते चले गए, नए नए देश उभरे, जिसके कारण आप कह सकते हैं जो इनकी आर्थिक स्थिति को बनाने की कोशिश की गई है। इस प्रकार सोवियत संघ का पतन एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी जिसने विश्व की राजनीतिक और आर्थिक दुनिया को प्रभावित किया। तो आप कह सकते हैं कि जो इससे राजनीतिक आर्थिक दुनिया दोनों प्रभावित हुई है। इसके पतन के पीछे कई कारण थे, जैसे अर्थव्यवस्था की समस्या। तो कारण ये थे, नेतृत्व में बदलाव, मतलब जो नेता की एकमति ना होना, राजनीतिक और सामाजिक बदलाव हो गया और लोगों की मांग में बढ़ने के कारण लोग मांग करने लगे। इससे बड़ी संगठनाओं और देशों में बदलाव, जो संगठन होते हैं, उनके देश होते हैं, उनमें भी चेंजिंग आई, जिससे आधुनिक विश्व में नए राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को बनाया। सोवियत संघ पतन 1991 में हुआ, जो एक ऐतिहासिक घटना थी और दूसरी विश्व युद्ध के अंत को सूचित करती है। इस प्रक्रिया में सोवियत संघ के 7 गणराज्य, तो मतलब ये 7 देश थे जो कि आप कह सकते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति की। इस घटना के पीछे कई कारण थे, जिसमें आर्थिक असफलता, राजनीतिक, सामाजिक आंदोलन और युद्धबंदी की मांग शामिल थे। तो ये कुछ कारण थे जो कि अभी हमने एक एक करके आपको 3, 4, 5 कारण बता चुके हैं। अगर पेपर में आए तो आप लिख सकते हैं। अब देखिए, आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हैं। यहाँ कुछ मुख्य कारण है जो सोवियत संघ के पतन में न्यायिक भूमिका निभाते हैं, जो मतलब इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। जैसे आर्थिक असफलता थी, जैसे कि अभी ऊपर पढ़ा, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में स्थायी संकट था। इसके कारण आर्थिक मंदी, उत्पादन में कमी, भोजन की कमी बढ़ी, बजट व्यवस्था में कठिनाइयाँ, कृषि उत्पादन में कमी और अर्थव्यवस्था में विफलता ने लोगों के आर्थिक और सामाजिक को बढ़ावा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। जैसे कि ऊपर हमने समझा था, आर्थिक कारण अर्थव्यवस्था है, तो यही पॉइंट है। राजनीतिक के अकॉर्डिंग आपको बताया था, जैसे सोवियत संघ के अंदर राजनीतिक असंतुलन बढ़ा, तो आपने बढ़ा देखा। लोगों के आर्थिक स्थिति में बदलते मानवाधिकार की मांग को लेकर सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन थे, मतलब लोग अपने नए विचार की अपनी मांग करने लगे, जिसके कारण सामाजिक आर्थिक आंदोलन भी शुरू हुए थे। सामाजिक आंदोलन विभिन्न राष्ट्रों के में सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन की उभर थी, मतलब कि सब राष्ट्रों में ये आंदोलन चल रहे, जो व्यापक रूप से गलियों में उठी थी, मतलब हर गली, हर क्षेत्र में आप कह सकते हैं, जो सामाजिक न्याय, लोकतंत्र और स्वतंत्रता की मांग कर रही थी कि उन्हें समाज में न्याय मिले, स्वतंत्रता मिले, और उस सभी की मांग कर रही थी। अब आपका लास्ट पॉइंट है, देखिए, वैश्वीकरण के राजनीतिक परिणाम। तो क्या है, तो इसके पॉइंट देखते हैं। वैश्वीकरण के राजनीतिक परिणाम। हम पाते हैं कि वैश्वीकरण के कारण विचार और पूंजी के प्रवाह और को सुगम बनाने के लिए पूर्ववर्ती काल में मौजूद अनेक सीमा पार बाधाओं को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम ने विभिन्न देशों की सार्वभौमिकता पर गहरा प्रभाव डाला। वैश्वीकरण राज्य की क्षमता अर्थात सरकार की अपने कार्यों को पूरा करने की क्षमता को कम करता है। तो यहाँ यही बताया जा रहा है कि जो वैश्वीकरण के, जैसे हमने ऊपर अभी वैश्वीकरण के बारे में पढ़ा ना, कि कैसे कैसे ये अब इसका विकास हुआ, तो यही कहा जा रहा है कि जो सरकार एक सीमा के दूसरी सीमा में, और मतलब कि जाने आने की सुविधाएं, और जो वैश्वीकरण के कारण आप कह सकते हैं कि जो सीमा पार जा सकते, तो वो सरकारों द्वारा नए नए कदम उठाए गए, उनकी जो सार्वभौमिकता बनी रहे, उस पर भी प्रभाव डाला। ठीक है, पुराना कल्याणकारी राज्य जहां सरकार पूंजी प्रवाह और लोगों के प्रवाह सहित देश के लगभग सभी पहलुओं पर बहुत अधिक शक्तियों का प्रयोग करती थी, एक अधिक न्यायिकतावादी राज्य में बदल रहा है, जो कानून और व्यवस्था बनाए रखने और अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने जैसे मुख्य कार्य करता है। तो मतलब जैसे पुराना कल्याणकारी राज्य क्या रहना, अब वो नई जो सरकार है वो अपने राज्यों के अकॉर्डिंग, अपने नागरिक के अकॉर्डिंग सारे कार्य कर रही है। सरकार पर वैश्विक संस्थाओं को अपनाने तथा वैश्विक क्षेत्र में विशेषकर मानवाधिकार के संरक्षण में अधिक जवाबदेही होने के लिए दबाव डाला जा रहा है। अब सरकार पर क्या दबाव डाला जा रहा है कि जो मानव अधिकार की रक्षा की जाए, उसके प्रति जवाबदेही होना चाहिए, सभी की जो संस्था को अपनानी चाहिए। ठीक है, सरकारों के कई पूर्ववर्तीय कल्याणकारी राज्य, जिसका उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक खुशहाली को बढ़ावा देना था, अब विचारकों और पूंजी के प्रवाह में बाधा डालने वाले माने जा रहे हैं, और इसी प्रकार उन्हें त्यागा दिया जा रहा है। तो मतलब अब इनको त्याग भी दिया जा रहा है, क्योंकि ये बाधा डाल रहे हैं, ऐसा लग रहा है इन्हें। कल्याणकारी राज्य की वजह बाजार आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकता का मुख्य न्यायक कारक बन गया है। तो अब सबसे ज्यादा किसे कल्याणकारी राज्य की वजह बाजार को मान रहे हैं, आर्थिक बाजार को, सामाजिक बाजार को सबसे महत्वपूर्ण मान रहे हैं। दुनिया भर में बहुराष्ट्रीय निगमों के आगमन और उदय ने सरकारों की स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता को कम कर दिया। आप देखो, दुनिया भर में वैश्वीकरण के आने जाने से जो सरकार अब स्वतंत्र रूप से जो निर्णय नहीं ले पा रही है, क्योंकि उसमें लोगों की भी भागीदारी हो रही है। तो वैश्वीकरण के अकॉर्डिंग आपके पेपर में और पॉइंट है, तो आप ये लिख सकते हैं, जो वैश्वीकरण के कारण जो राजनीतिक में जो भी चीजें होती है, जैसे कि ये होता है ना कि घूस लेना, ये चीज करना, वोट ना देना, तो इसके कारण टेक्नोलॉजी आई है, जो कि आपको वैश्वीकरण के कारण आप कह सकते हैं राजनीति में ये भी चीजें सही हो रही है अब।
ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस फाइनली यहाँ पर हमने शॉर्ट नोट्स के अकॉर्डिंग आपको सारे क्वेश्चन करा दिए। अगर इसके अकॉर्डिंग आपके पेपर में आते हैं तो आप अच्छे से लिख सकते हैं। तो देखिए एक बार हम देखते हैं कि हमने क्या आपसे कराया, क्या नहीं कराया, उसके अकॉर्डिंग फिर हम आपसे बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो ये देखिए, क्वेश्चन आपके पास ये था 18, ठीक है। आपके पास इसमें हमने टोटल 20 पॉइंट लिखे। 20 पॉइंट पॉइंट के अकॉर्डिंग हमने आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड कराया है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 करा दिया, ठीक है इसमें। और प्लस जो आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, एक सेकंड, ये जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन समाजवादी के अकॉर्डिंग था, ये वाला अंतर वाला भी करा दिया है आपको। प्लस आपके जो वैश्वीकरण क्या थी, और ये जो वाणिज्य की पूंजीवादी की विशेषता आपको बता दिए, जो राजनीतिक पर प्रभाव बता दिए इसके, और जो आपके सोवियत संघ का पतन कैसे हुआ, ये पॉइंट बता दिए। कम से कम हमने इसमें 6 से 7 पॉइंट एक्सप्लेन किए वीडियो में, ठीक है। और बाकी पॉइंट एक्सप्लेन नहीं किए, लेकिन आपको हमने इसके आंसर आपको बता दिए कि आपको, और एकदम वीडियो स्पीड इसकी कम करके आपको दिखाइए कि आप आंसर को अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसमें से आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए जरूरी नहीं है कि जैसे शॉर्ट क्वेश्चन तो शॉर्ट है, हो सकता है जैसे ये वाला आपका क्वेश्चन मान लीजिए, ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए, जैसे उपनिवेशवाद की परिभाषा दीजिए और उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण की व्याख्या कीजिए। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पेपर में बनते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से जरूर कीजिएगा। अब देखिए जो बाकी के आपके क्वेश्चन बने, अभी तक तो हमने 18 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कराया था। इससे पहले हमने जो क्लासेस आपको कराई थी वो कितनी थी, हम एक बार देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर जो आपका जो 8 बनता है वहां तक कंप्लीट था। अ, अब आपका क्वेश्चन नंबर देखिए, ये वाला हमने कंप्लीट करा चुके थे, क्वेश्चन नंबर 7। अब आपका क्वेश्चन नंबर 8 बनता है। इसके अकॉर्डिंग आप मान लीजिए आपके क्वेश्चन कितने बचे, 6 से 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन बच रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग वीडियो चाहिए तो ये 2 से 3 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगी। तो कमेंट कीजिएगा तो अपलोड करेंगे। अगर आपने को नहीं चाहिए तो फिर वीडियो अपलोड नहीं करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। जिसे भी नोट्स चाहिए व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। सिर्फ 50 रुपये पे करने होंगे नोट्स के लिए। वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।